ओ गॉड कीप मी अलाइव सो फार आई एम लिविंग. लिव ईच डे as though it were your last, and forget how wonderful yesterday was. But stretch your capacities to the limit, they may surprise you. आज तो इतना काम करो कि बहुत थक गया. 1942 में 42 में आर्मी में एज क्लर्क भर्ती हुआ था. थर्ड रूम में मैं एंड कैप्टन ध्यानचंद, ये दोनों एक टेबल पर बैठते थे. कमीज पजामा साफ नहीं होता था तो वो जो अंग्रेज है ना, वो हंटर से कहता है चल गेट आउट, नीचे पौड़ी से उतार देता था नीचे. I have seen this person. That I have seen myself. We used to afraid of कि कहीं वो साला गोरा हमको भी कहीं ऐसे ना करे. जिस दिन आज़ादी मिली थी उस दिन आपने वो सुना था रेडियो में भाषण? बिल्कुल सुना था, रात तक जागते रहे. तो दोस्तों, हमने बचपन में इतिहास सिर्फ किताबों में पढ़ा है कि कैसे अंग्रेज थे, कैसा वो ज़माना था और कैसे अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों के साथ बर्ताव करते थे. पर आज हम इतिहास को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, महसूस भी करेंगे. महसूस करेंगे उन शख्स से जिन्होंने 20 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का हिस्सा बने. वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई कैप्टन ध्यानचंद जी के साथ और भारत को आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की सिविल सर्विस में ज्वाइन की, भारत की सेवा की और अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं. हम जानेंगे उनसे कि कैसे उनकी कहानी जुड़ी हुई है INA यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी से किस तरह से वो जुड़ते जुड़ते रह गए थे. तो आइए मिलते हैं श्री प्रीतम चंद जी के साथ. तो मैं 1942 में 42 में आर्मी में एज क्लर्क भर्ती हुआ था. उस समय आपकी उम्र थी 20 साल. 20 साल. हाँ जी. तो आप ब्रिटिश इंडिया आर्मी में आप ज्वाइन कैसे हुए? आपकी भर्ती कैसे हुई? भर्ती अम्बाला कैंट में अंग्रेज लोग थे, दूसरे लोग भी थे, इंडियन भी थे जो भर्ती करते थे. बहुत ज़्यादा लोग भर्ती हो रहे थे बिकॉज मैं कुछ पढ़ा हुआ 10वीं मात पढ़ा हुआ था तो बहुत अच्छा समझते थे. तो उन्होंने फिर मुझे क्लर्क ले लिया और मैं सीधा फिर फिरोजपुर कैंट मेरी उन्होंने 2nd 14th 214 पंजाब रेजिमेंट में भर्ती किया. फिर वहाँ फिरोजपुर जाके कुछ ट्रेनिंग दी, 3 महीने तक ट्रेनिंग दी गई. तो आई वॉज एनरोल्ड फॉर 2nd बटालियन जो कि इस वक्त सिंगापुर थे. अच्छा. तो सिंगापुर जब ड्यूरिंग दिस पीरियड सिंगापुर, मलाया और ये सारे ही जापान ने उनको और हमारी वहाँ की जो आर्मी थी अंग्रेज़ों की, वो सरेंडर कर दिया. तो ये जब आप ब्रिटिश इंडिया आर्मी में जब आप भर्ती हुए तो उस समय आपका काम क्या होता था? एज अ क्लर्क आपको काम क्या दिया? क्लर्क शुरू में तो सिर्फ ट्रेनिंग ही थी, सिपाही जैसे होते हैं, सिपाही की ट्रेनिंग. तो उसके बाद फिर मेरे को 2nd बटालियन की B कंपनी में क्लर्क के काम दे दिया. तो क्लर्क का काम क्या होता था? क्लर्क का काम ऐसे मैसेज इधर का आना, उधर का मैसेज आना और वो मैसेज का फिर जवाब देना थोड़ा सा. तो एट दैट टाइम फिर मेरी भी जिस वक्त B कंपनी में हुई तो B कंपनी का इंचार्ज उस वक्त मेजर टाल्टन था. उसके साथ के कंपनी में हेड क्लर्क बैठता था. थर्ड रूम में मैं एंड कैप्टन ध्यानचंद, ये दोनों एक टेबल पर बैठते थे.
फॉर फ्यू मंथ्स। कैप्टन ध्यानचंद जी के बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे आपसे, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस समय 10 जमात आपने हिंदी से पढ़ी होगी, जो लोकल इंडिया की भाषा है, तो बिल्कुल सही। अंग्रेज़ों का जो मैसेज आता था तो वो आप कैसे इंटरप्रेट करते थे? अंग्रेजी में ही आते थे मैसेज उनके, हाँ जी। हिंदी में बिल्कुल भी नहीं आता हाँ था। जी। तो बहुत कम काम था। हाँ जी। कभी एक मैसेज कोई आ गया तो उसका पूछना हेड क्लर्क से क्या जवाब है। 2 लाइन में जवाब होता है कि नो, इतना आदमी हमारी कंपनी में नया आया है। इट वाज रेजिमेंटल सेंटर, हाँ जी। फिरोजपुर 14th पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, अच्छा जी। 14 पलटन के वो सेंटर था, डिपू था 14 पंजाब रेजिमेंटल सेंटर ट्रेनिंग का। वहाँ होती थी। ट्रेनिंग भी होती थी और उनका रिकॉर्ड वहाँ था। अच्छा। जितने भी फौजी थे 14 बाहर लड़ रही, कोई रंगून में, कोई कहीं, कोई मलाया में, सिंगापुर में और हांगकांग में। हाँ जी। हाँ जी। अपने आपको अंग्रेज़ी कैसे आती थी? आपने अंग्रेज़ी कहाँ से सीखी? मैंने बिकॉज अंग्रेजी तो स्कूल में ही पढ़ी थी, फिर उसके बाद आई रिमेंड ओनली फॉर फ्यू मंथ्स अच्छा। ऑन दी माल रोड पे। मेरी सिस्टर की दुकान थी, माय शिमला मॉल। ब्रदर इन लॉ ऑन दी माल रोड। हाँ जी। तो वहाँ इंग्लिश भी लोग आते थे, कस्टमर थे उस दुकान में। हाँ जी। हाँ जी। तो उनसे थोड़ा बहुत अंग्रेजी हो गई, बातचीत करने का वो भी आ गया। हाँ जी। और एट द सेम टाइम मैंने थोड़ी सी टाइप भी सीख ली ड्यूरिंग दैट, बिकॉज आई वाज फ्री जी। और कोई काम नहीं था तो टाइप सीखता था। तो देर आफ्टर आई वेंट टू द आर्मी। अच्छा जी। तो जब आप आर्मी में थे तो आज जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी मुलाकात हुई कैप्टन ध्यानचंद जी के साथ। कैप्टन ध्यानचंद जी के वो 2nd बटालियन 14th रेजिमेंट में सूबेदार, सेकंड क्या सूबेदार को बोलते, सीनियर जेसीएस, सीनियर जेसीएस। जमींदार तो होता है छोटा, अच्छा। एक फूल वाला, वो 2 वाले थे। दो बैंड जो फीती 2 फूल। ही वाज सीनियर सूबेदार में, सूबेदार थे, नॉट सूबेदार मेजर, सूबेदार। तो देयर वाज नो वर्क, वी यूज्ड टू टॉक। सारा दिन गपशप ही मारनी, बैठना तो पड़ता था, हाँ जी। हाँ जी। ड्यूटी देनी पड़ती थी उतनी देर बैठ के। 1 बजे जाओ लंच करो, 3 बजे आओ तो फिर वो करो। हाँ जी। तो दैट वाज देयर, इट वाज फिरोज शाह लाइन, फिरोजपुर में। आवर ऑफिस वाज इन फिरोज शाह लाइन, 3rd रूम। ही रिमेन्ड देयर फॉर 3-4 months। आपने बताया कि कैप्टन ध्यानचंद जी से आप वहाँ पर मिले थे, क्या क्या बातें होती थी? बातें वो अपनी खेल की कि मैं जर्मन में ऐसे गया तो जर्मन पीपल सबसे ज़्यादा मुझे लाइक करते थे। वो 1936 इंग्लिश पीपल दे डोंट लाइक मी एट ऑल। अच्छा। वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ही वाज, जर्मनी की जो बात करें वो 1936 ओलंपिक्स की बात है। हाँ, यस, तो वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश के लिए, वो टाइम पे तो इंडिया आज़ाद था नहीं, ब्रिटिश इंडिया के लिए उन्होंने गोल्ड दिलवाया, फिर Yes. भी वो उनको लाइक नहीं करते थे। Yes. जर्मन ने लाइक किया। जर्मन तो बहुत लाइक करते थे। वो तो कहते कि बस बच्चों को मेरी हॉकी, दे यूज्ड टू टेक माय हॉकी, और उनको फिर बच्चों को मुंह में लगाते थे कि यो। तो और खाने को मेरे लिए लेडीज दूसरे सब क्रीम खाओ, ये खाओ, खड़े रहते थे ऐसे लिए खाने के लिए। दे यूज्ड टू, ही टोल्ड मी दिस थिंग। अच्छा जी। पर अंग्रेजों ने उन्हें पसंद नहीं किया। हाँ, अंग्रेज नहीं करते थे, उनको तो बड़ी मुश्किल से ऐसा बोलते थे। ही वाज टेलिंग। फिर वहाँ भी फिरोजपुर में उस वक्त वो ज़रा फैटी और वो हो गए थे, ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, दौड़ते तो थे हाँ जी। लेकिन आखिर दिस वाज विद एज फैक्टर। उनकी उम्र क्या थी उस समय 1942 में जब आप? मेरे तो ख्याल है 45 से ऊपर ही थी, 45 से ऊपर थे। अच्छा। ऐसे थे। और मेरी तरह ही थे वो, इसी कलर के ऐसे ही, लेकिन एक अपने घुटने पे वो पैड। और पैड लगाए रखते थे, एक उस पे। अच्छा जी। हाँ तो आपने उन्हें हॉकी खेलते हुए देखा है वहाँ पर? हाँ, फिर कई दफ़ा बोलते चल बाबू चलिए, हम देखते हैं। आज ब्रिगेड से आ रहे हैं खेलने वाले, आज दूसरी पलटन से आ रहे हैं खेलने वाले। हाँ जी।
तो फिर ग्राउंड में चले जाते थे। मैं तो नहीं खेलता था, मेरे को तो कहाँ, वो बहुत बड़ी टीम थी, उसमें हम लोगों को कोई ऐसा चांस नहीं था। इट वॉज ए मिलिट्री डिसिप्लिन, को पूछते ही नहीं थे हम लोगों को। देन देयर आफ्टर ही वॉज प्रमोटेड एज कैप्टन एंड ही बिकेम सेकंड ओसी रिकॉर्ड्स अच्छा जी। ऑफ ऑल द 14th रेजिमेंटल सेंटर। वो सेकंड ओसी था। एक चीज़ और आपने हमें बताई थी कि आईएनए से आप जुड़ते जुड़ते रह गए थे। हमारा ड्राफ्ट वॉज रेडी, आई एज क्लर्क, देर वॉज वन कुक हाँ। एंड थर्ड वन वॉज ग्रंथी, जो वहाँ के गुरुद्वारे में जाना था। वी 3 पीपल्स ड्राफ्ट वॉज रेडी अच्छा जी। टू गो टू बॉम्बे। फ्रॉम देयर वी हैव टू गेट द शिप फॉर, सिंगापुर के लिए। हाँ, फॉर सिंगापुर। अच्छा जी। तो सिंगापुर वॉज आवर बटालियन, पल्टन। तो बिकॉज these English people have surrendered, हाँ, वहाँ पर जापानियों ने अटैक किया, और ऑल दीज हांगकांग, मलाया एंड सिंगापुर, 3 वहाँ ही हमारी 4 पल्टन था। अच्छा जी। तो आपका, आप बोल रहे आपका जाना रेडी था, आपको मुंबई जाना था और बॉम्बे से, हाँ, बिकॉज ऑफ द सरेंडर सो इट वाज ऑल कैंसल्ड। अच्छा, तब तक आपके जाने से पहले वो सरेंडर हो गया। सरेंडर हो तो गया। आप भी जाते वहाँ तो हाँ, आई वाज एनरोल्ड फॉर 2nd बटालियन, अच्छा जी। सो आई डिडंट गो। कितने दिन पहले आपको पता चला कि वो वहाँ पर हमें तो क्या पता लगता जी, उन्होंने नहीं भेजा। दीज इंग्लिश पीपल दे नेवर टेल एनीथिंग टू एनीबॉडी, इवन द सूबेदार्स दे डोंट नो थिंग्स। वो बड़ा सीक्रेट रखते थे। हाँ जी। अगर वो जो कैप्चर था, जो उन्होंने सरेंडर किया ब्रिटिशर, अगर वो थोड़ा डिले होता तो आप भी आज यस, आई वुड हैव जॉइन्ड। उसके बाद जब आईएनए का इतिहास हुआ, आईएनए ने हम अटैक किया इंडिया में आकर, इम्फाल वगैरह वो सब, राइट। उसके बाद 3 लोग थे, उनका पब्लिक ट्रायल हुआ था 1946 में। गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान। गुरबख्श सिंह ढिल्लो, बिल्कुल ठीक, वही मैंने बताया, लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह, ही वाज एट दैट टाइम समथिंग। फिर शाहनवाज, वो तो मिनिस्टर भी रहे बाद में। इन 3 के फिर इनके जो केस चला था वो लाल किले में चला, और भोला भाई देसाई was the lawyer, and Pandit Jawaharlal Nehru, other big lawyers, they were behind in lines to advocate on behalf of these 3 persons. Or there were one Mehtar of Chitral, जम्मू में चित्राल एक स्टेट वहाँ का था, वो उस वक़्त ही वाज एडीसी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, दैट मुस्लिम। उसका फिर पाकिस्तान में जाके ट्रायल हुआ, वो जिन्ना वगैरह ने उसको वो किया एडवोकेट, उधर उसका ट्रायल पाकिस्तान में हुआ, इन 3 का यहाँ हुआ। दे वर द फर्स्ट टू बी ट्राइड। They were in INA, there were English people when they came to Burma, Imphal, they had categorized INA in 3 stages. One was black, one was grey, and third was white. Those who were in white line, they were paid their all emoluments and given, allowed to go to their home as soldiers. Those who were grey, they were also paid some amount. Not all. And they were not kept as good citizens, grey. And the third जो black थे, they were not sent to their homes. They were sent to jail. Different at their, later on they were released, but and they were straightway sent to in trucks to their jails in their home places, जो भी थे नज़दीक की जेलों में भेज दिए थे जो ब्लैक थे।
But those persons were very nicely looked after, we have seen, by the public at that time. Public, जैसे उस वक्त कांग्रेसमैन, अच्छा जी, Congress people, Congress leaders, they used to come secretly, they used to give them everything, what do they need. अच्छा सीक्रेटली आते थे और उनकी वो हम बुद्ध की लाइन में हैं, अच्छा। तो they used to give them every type of things and they were helping. तो उस समय माहौल कैसा था? अगर मैं ब्रिटिश रूल की अगर बात करूं तो ब्रिटिश रूल, खैर हम बाद में बात करते हैं, पहले आईएनए का जब ये सब हुआ, ट्रायल वगैरह हो रहा था, उसके बाद जो है देश में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। That's true. इंडियन रॉयल नेवी ने भी उनके खिलाफ में Oh, protest that was in the initial stage. That was in 42. अच्छा What the Navy had done, that was in 42, from where they quit क्विट इंडिया thereafter. था एक ship It is quit India, and then the Navy had given the call. अच्छा जी, After that, when these people decided, Congress people, to quit India, हाँ जी। thereafter the first revolt was from the Navy. अगर मैं बात करूं कि शिमला की अगर इतिहास की अगर मैं बात करूं तो आपको लगभग 60 से 70 साल हो गए Yes, हैं yes, शिमला में। oh, that's good. तो शिमला की इतिहास के बारे में अगर आप कुछ बता सके थोड़ा सा। Yes. हिंदुस्तानी तो माल रोड पे आ ही नहीं सकते, जिनका दुकान भी था ना, हाँ जी, वो भी 9 बजे से पहले ही दुकान में जाते थे। और उनकी भी अगर कमीज पजामा साफ नहीं होता था तो वो जो अंग्रेज है ना, हाँ जी। वो हंटर से कहता है चाहे गेट आउट, नीचे पौड़ी से उतार देता था नीचे। अच्छा, I have seen this सीढ़ियों से person. नीचे उतार देते। That I have seen myself. अच्छा अच्छा, We used to afraid of कि कहीं वो साला गोरा हमको भी कहीं ऐसे ना करे। हाँ जी, Yes, this is true. हाँ जी। I have seen that. तो शिमला की अगर इतिहास की बात करूँ तो शिमला बना कैसे है, मतलब इतिहास अगर आप थोड़ा बता दें। शिमला सर, I have read the एक किताब लिखी है सर एडवर्ड बक। जी जी, सर एडवर्ड बक ने ही सबसे पहले शिमला लिखी। लाहौर संस्कृत उन्होंने भी लिखा, लेकिन इट वाज रिटन इन डिटेल एंड वेरी बिग बुक विद फोटोग्राफ्स ऑफ लोअर बाजार एंड अदर्स। दे यूज्ड टू से, वो लोअर बाजार को हाँ जी, लोअर बाजार नहीं कहते थे, नेटिव्स बाजार। नेटिव, हाँ, नेटिव्स, हबशियों का उनका बाजार है अच्छा 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 कि वो नीचे जाओ, उधर जाओ। अच्छा, कोई सामान लेके कुली हाँ जी, माल रोड पर 9 बजे से बाद नहीं आ सकता था, अच्छा जी, ओनली बिफोर 9 इन द मॉर्निंग। उस वक़्त सारी आर्मी का तो ऑफिस यहाँ था ही, अच्छा, इवन जनरल ऑफिस वाज हियर, हाँ जी। बट बर्मा गवर्नमेंट का भी ऑफिस यहीं था, बर्मा गवर्नमेंट का ऑफिस भी शिमला में था। अच्छा, तो बहुत अंग्रेज थे हाँ जी, माल रोड पे, बस उनका ही आते थे जाते थे, और हिंदुस्तानी बहुत कम। और अंग्रेज ही यहाँ डीसी होता था, डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज होता था, और म्यूनसिपैलिटी का वही डिप्टी कमिश्नर ही म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन होता था। अच्छा जी, तो और घोड़े पर आते थे, अच्छा, वायसराय भी यहीं आता था जब, तो उसके 18 घोड़ा होता था, 18 घोड़े, और कमांडेंट चीफ का 14 या 15। तो और ये जो गवर्नर का, इसका भी घोड़ा, तो सुबह 50 घोड़ा सैर करने निकलता था। सड़क के किनारे कच्ची जगह होती थी, दूसरी तरफ पक्का, तो घोड़ों के लिए सैर करने जाते थे। अच्छा जी, और देर वाज, सबसे ज़्यादा यही था कि उनका डर बहुत था। लेकिन वन थिंग वाज देयर जो आज नहीं है, अच्छा, डिसिप्लिन। शाम के टाइम लेडीज बिल्कुल जेवर डाल के
यहाँ सूद उस वक़्त बहुत रहते थे, उनकी दुकानें थी, बड़ा बिजनेस था। तो लेडीज उनकी सैर करने 5 बजे 6 बजे निकलती थी विद ऑल ऑर्नामेंट्स, नो बॉडी कुड सी देम। आजकल तो 1 मिनट में, अच्छा जी, तो मतलब इतना अंग्रेजों का दबदबा था हाँ, कि नो कोई नो भी- नो नो बॉडी कुड सी अच्छा, कि क्या बड़े आराम से जाओ, आराम से बात करो, ऐसा नहीं था। सिक्योरिटी बहुत अच्छी हाँ, थी। माल रोड को रोज धोते थे। माल रोड इससे वेरी बिग, डेली 8 बजे वो सफाई करते थे। अच्छा, मशक होती थी, जैसे गोट्स वो इतना पीछे लगा के, कमेटी के वो सर्वेंट्स थे, जी, उन्होंने पानी भर के सब नालियों में और माल रोड को धोते, सर माल रोड को साफ करते थे, धोते थे। देयर आफ्टर फिर शिमला में ये यूनियन गवर्नमेंट बन गई फिर इसकी पंजाब में। तो सबसे पहला सर सिकंदर याद खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते थे उस वक्त, यूनियन चीफ मिनिस्टर को। यूनियन गवर्नमेंट, पंजाब वाज वन। हाँ जी, सर, पंजाब एक था। हाँ, एक ही हिमाचल, था, पंजाब, हरियाणा एक ही था। एक था। जी। तो उस वक्त पर भी जो ईस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में उस वक्त तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, सर सिकंदर खान। जी, जी। एंड सेकंड वाज दूसरी, वो चल नेक्स्ट टाइम इट इज सर खिजर याद खान टवाणा ही बिकेम। तो उनकी लेडीज जब रिक्शा में निकलती थी सारी माल रोड पे, वेरी रिच, 5 रिक्शाज ऑफ एक फैमिली का चलता था, 6 आदमी उनको खींचने वाला होता था माल रोड पे। तो वो बड़ा इत्र और वो बड़ा इस लगाते थे, सारे माल रोड पे खुशबू आ जाती थी जब वो चलते थे। इट वॉज दैट टाइम। देर आफ्टर इंडिपेंडेंस तो आपको पता, पहले गोपीचंद भार्गव ने, फिर भीमसेन सच्चा चीफ मिनिस्टर बने, यही बनते रहे और चलता रहा प्रोग्राम। फिर तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश का शासन था उस समय, अगर आप मुझे कुछ अच्छी चीज़ें बता सकें उनकी और कुछ बुरी चीज़ें उनकी, अगर आपको टॉप जो माइंड पे अगर आती है सबसे पहले, तो वो क्या थी? उनके सबसे अच्छा तो ये था कि वो, जैसे उन्होंने देखे माल रोड पे 3 मंजिला बिल्डिंग है, लोअर बाज़ार में 3 मंजिला बिल्डिंग है, इतना ध्यान रखते थे कि हवा और लाइट का। आजकल एक के ऊपर दूसरा मकान चढ़ा के बना देते हैं। जस्ट सी, इट वाज ए प्लान्ड सिटी। आर्किटेक्चर उनका बहुत अच्छा था। दैट्स ट्रू। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि उनकी क्रूरता के बारे में। क्रूरता तो बहुत, नॉट ऑल बट फ्यू ऑफ देम वर, दे हेट इंडियंस। दे हेट इंडियंस। हाँ, वो तो बात करनी भी मुनासिब नहीं समझते थे। अच्छा जी। नीचे जो उनके चाहे नेक्स्ट ऑफिसर भी हो इन लाइन, नहीं, बड़ा उसको बड़ी हेट उससे बात करके रोब से बात करते थे। नो, डू इट, बस, दे नो ओनली वन थिंग, डू इट। सबसे बड़ी उनकी बात थी कि शाम को 7 बजे, 6-7 बजे के बाद काम नहीं करना। और उनका आज सेसल होटल में डांस है, दूसरे दिन लक्कड़ बाज़ार में एक होटल था उसमें डांस है, तीसरे दिन वाइसरिकल लॉज में डांस है, चौथे दिन गवर्नर के डांस है। बट ओनली द सिलेक्टेड पर्सन्स, नॉट एनीबॉडी। हिंदुस्तान तो लिव इट, इवन नॉट द राजाज महाराजाज, नॉट इन देयर डांस। तो वो जो आपने बात कही कि 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद काम नहीं करना, तो वो हिंदुस्तानियों के लिए भी लागू थी कि? नहीं, हिंदुस्तानी तो अपने आप ही लगे रहते थे गधों की तरह। सॉरी, वेरी सॉरी, अपने आप ही ज़्यादा काम करते थे, जैसे कि कुछ करना चाहते थे, कुछ डर के मारे करते थे, कुछ मजबूरी बहुत थी उस वक्त। हाँ। तो अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि इंडिया इन 20th सेंचुरी, ये 20वीं सदी का हिंदुस्तान और 21वीं सदी का हिंदुस्तान, डिफरेंस क्या है और क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है? हाँ, फ़र्क तो है, बहुत फ़र्क है। अब किसी गवर्नमेंट को किसी इतना, हमें इतनी
वो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इतना अपनी हैसियत नहीं समझता, इतनी काबिलियत नहीं समझता कि मैं किसी बड़े आदमियों को कमेंट करूं। हाँ जी। लेकिन इट इज़ ट्रू कि कुछ जितनी करप्शन उन्होंने अपने पर खर्च की, नेपोटिज्म और वो की है, अगर मुल्क की तरफ वो ध्यान देते तो शायद कुछ बनते। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पूछूं कि मतलब देश का माहौल कैसा था जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी? मतलब एक तरफ ऐसा हुआ था कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा कट के पाकिस्तान का चल गया, बड़ी एक कट। तरफ हमें आज़ादी मिली है, तो किस चीज़ का या तो दुख ज़्यादा था या खुशी ज़्यादा थी? दुख भी था, और जो भूखे शेर की तरह उन्होंने सोचा जो मिले हाथ में ले लो। मैं इतना कह सकता हूँ उस वक़्त बिल्कुल जो लीडर थे ना उस वक़्त, उन्होंने मुफ्त ऐसे ही दुकानों पे कब्जे करने शुरू कर दिए। अच्छा जी। और बड़े बड़े कोई काले कपड़ों वाले, कोई साइकिल, कोई दूसरे, कोई तीसरे कि ये मेरी। वो ठीक है कि बाद में उनको रोका गया, लेकिन आखिर देवरिन से उनको कौन रोक सकता था? देवर लीडर्स। तो थोड़ा सा उन्होंने उस वक़्त काफ़ी फ़ायदा उठाया। कुछ पॉलिटिशियंस ने तो लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ गरीबों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया। जो इंडिपेंडेंस डे की अगर मैं बात करूँ, जिस दिन आज़ादी मिली थी उस दिन आपने वो सुना था रेडियो में भाषण? बिल्कुल सुना था, रात तक जागते रहे हमने। हाँ, पंडित जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हम तो उनके दर्शन करने के लिए खुश रहते थे। अच्छा जी। देवर स्ट्राइकिंगली हैंडसम। आपकी बात काटते हुए मैं कहूँ, आज चाइना से क्यों डरती है दुनिया? इस वक्त चाइना का क्यों बोलबाला है? क्यों? उसने तो हमारे 8 साल बाद आज़ादी ली, उसके तो एक सुई नहीं पैदा होती थी। हमारे में तो 1 मिलियन टन उस वक्त लोहा पैदा होता था। वहाँ तो वाई चंका शेख वास्ते यार, तो कैसे उन्होंने कम्युनिस्टों ने उसको निकाला? वन थिंग, एक लॉर्ड मिंटगोरी ने एक किताब लिखी है, 3 कॉन्टिनेंट्स। अच्छा जी। उसने डिस्क्राइब किया है चाइना वर्सेस इंडिया। नेहरू के बारे में भी लिखा है, महात्मा जी को भी लिखा, बड़ा कावर्ड, नॉट खूबसूरत नहीं है, शक्ल अच्छी नहीं है, और नेहरू एक बड़े स्ट्राइकिंगली हैंडसम आदमी है, ऐसा। तो उन्होंने लिखा है, देयर आर 3 थिंग्स इन चाइना जो कि हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा जी। चाइना में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्टर्न डिसिप्लिन एंड वन आइडियोलॉजी। इन इंडिया देयर इज नथिंग। ये मेरा आंध्र प्रदेश है और मेरा ये मद्रास है और ये मेरा कलकत्ता है, इसी बात में लड़ाई करते हैं हम। आइडियोलॉजी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, एंड लीडरशिप नहीं है। दैट इज सो चाइना इज हमारे से आगे है और बना दिया उन्होंने, और हम इसी चीज़ में लड़ाई करते रहे। ये मेरी मंडी है, ये मेरा शिमला है। यहाँ भी ऐसा है, ये नीचे की बेल्ट है, ये ऊपर की बेल्ट है। आपके भी ऐसा ही है उत्तराखंड में, उधर ऐसे ही लड़ते रहे। पूरे देश तो में ही यही माहौल है कि यही है। हिंदू हो, मैं सो दिस इज देयर, दिस इज ड्रॉबैक। अपने मुल्क का नहीं, अपने भाइयों का नहीं, जी। दूसरों की बात करते हैं। वही दिक्कत है सर कि आज भी हिंदू मुसलमान आज भी जारी है। 1947 के इतने बड़े बंटवारे के बावजूद आज भी हम लड़ रहे हैं उसी मुद्दे। यू आर राइट। मुद्दा भी बदला नहीं है, मुद्दे में भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, हम उसी चीज़ पे लड़े जा रहे हैं। उसी चीज़ में लड़े जा रहे हैं। और सर एक अक्सर ये कहा जाता है कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं, मजाक में कहते हैं कि नहीं पता नहीं, पर लेकिन एक चीज़ कहा जाता है कि अगर आज भी अंग्रेज़ हम पर शासन कर रहे होते तो शायद हमारी प्रोग्रेसिव होती थी, ऐसा कहा जाता है। आपका क्या राय है? नहीं, कि आप नहीं, हमने बड़ी तरक्की की है उसके बाद। आई फील इट, बहुत तरक्की की। अंग्रेज़ों के ज़माने में तो एक टाइम रोटी भी क्या, 2 टाइम खाना ही नहीं लोगों को मिलता था। आई हैव सीन दी, हाँ,
आबादी बहुत कम थी, आज आबादी इतनी हो गई है, पैदावार इतनी ज़्यादा हो गई है। आप बताइए कि जब से आज़ादी मिली अमेरिका ने हमको अनाज दिया 62-63 तक, हमको किसने दिया? अमेरिका ने। उसके कितनी होती थी? 37 मिलियन टन। इतनी तो हमारे चूहे खा जाते हैं। शास्त्री जी ने यही रोका कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जब आए, एक ही आदमी आए ना थे जिन्होंने आते ही, क्योंकि ईमानदारी थी, वो थी दिल मुल्क के लिए उनकी वो थी, तो उन्होंने आते ही जो भी काम किया कि फसल को, अपनी फसल की नहीं हो, बंद कर दिया उन्होंने अमेरिका से अनाज मंगवाना। और हमारे मुल्क में देखो आज कितना अनाज। पहले का माहौल बताइए। आपने अंग्रेज़ों का ज़माना भी देखा, आपने आज का ज़माना भी देखा, तो पहले गरीबी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत ज़्यादा। गांव में बहुत नहीं, आज नहीं। आज तो आदमी, गरीब आदमी भी 2 दफ़ा जाके चाय पीता 10 रुपए की। अच्छा जी। काम करे ना करे। अब बताइए कि हिमाचल में काम की कमी नहीं है, यहाँ के लोग कहाँ करते हैं? कहाँ के लोग आके काम कर रहे हैं इस वक्त आपके हिमाचल में? सारे बिहार के, यूपी के, दूसरे। आपको मजदूर तो अपना तो मजदूर ही नहीं है आपके। क्यों? ज़मीनें बेच रहे हैं, आपके सामने है, कोई झूठ नहीं है। ये गवर्नमेंट भी पीछे पड़ी हुई। क्यों? जंगलों के जंगल तबाह कर दिए। हाँ, जंगल तो ज़रूरी है ना। कहने को लगाते हैं कहाँ है वो? संजय जंगल है, संजय जी आए अपने, संजय गांधी, उसने 3 काम किए। फैमिली प्लानिंग, जंगल लगवाए, लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जे किए हुए थे जगहों पे, उनको भी उसने दिल्ली में किस तरीके से एकदम हटाए। क्या बुराई है इसमें? कितनी सही चीज़ थी। फैमिली प्लानिंग की सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। चलिए अब गवर्नमेंट पे ज़्यादा क्या बोलेंगे हम, लेकिन पॉलिसी है। लेकिन इस मुल्क में अगर फैमिली प्लानिंग हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क चाइना से भी ऊपर जाएगा। तो अगर आपके हिसाब से अगर देश को आगे बढ़ना है तो कौन सी 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए? एक तो फैमिली प्लानिंग नंबर 1 आई फील। जी। दूसरी, ओनली इंडस्ट्रीज विच आर वेरी नेसेसरी। यानी कि घर घर में वो ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज से ही बड़ी बनती है, वो उनको सप्लाई करते हैं तब बात बनती है। इट्स ट्रू। तो हमारा देखिए, आर्मी के लिए कोई भी चीज़ इतनी नहीं बनाते हम तो, लेकिन हम कोई ख़ास बड़ा वो तो नहीं बना सकते। समुद्री जहाज़ तो हम वही 1-2-3 बनाए हैं 70 साल में, गिने। पुराने खरीद रहे हैं 20-30 साल रशिया से, कोई किसी से, अंग्रेज़ों से, 40 साल पुराने। दैट्स वन लाइन कि आप कैसे अपने आप को डेवलपमेंट करते हैं। और एक चीज़ कहूँगा जाते जाते, आई हैव वन मोटो, ओ गॉड कीप मी अलाइव so far living. Oh God, keep me alive so far I am living. Live each day as though it were your last, and forget how wonderful yesterday was. But stretch your capacities to the limit, they may surprise you. आज तो इतना काम करो कि ओह थक गया। मोटो होना चाहिए हमारा। वी शुड, काम तो करो, अपने मुल्क के लिए करो, अपने लिए करो, वाई वेस्ट टाइम। हाँ, वी शुड। और एंजॉय भी करो, बिकॉज यू हैव कम हियर टू एंजॉय। कितने दिन रहोगे? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच हमसे बातें करने के लिए, हमें समय देने के लिए ये तो मैं आपका ही, जो आपने मुझे याद किया और मेरे पास आए, आई एम थैंकफुल टू यू, और बहुत दिल से आपका शुक्रिया।